नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है और टाइमिंग से मेरा मतलब है कि वक्त जब नेता का साथ देता है तो फिर वो कोई भी फैसला ले लेता है। अब यूपी का ही मामला देखिए। यूपी में मोदी और शाह काफी समय से योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रहे थे, लेकिन टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी। मसलन 2024 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी 240 सीटों पर सिमट गए, बैसाखियों पर सरकार आ गई, टाइमिंग हाथ से निकल गई और योगी को अभयदान मिल गया। लेकिन इधर अमित शाह का, मोदी का समय फिर से बलवान हुआ है। जब से हरियाणा जीता है, हारा हुआ हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र में मिट्टी पलीत थी बीजेपी की, महाराष्ट्र जीत लिया रिकॉर्ड वोटों से, दिल्ली जीता, बिहार जीता, जैसे भी जीता। मैं इस खेल में नहीं जा रहा हूं, मशीनों से जीता, पैसे से जीता, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये 4 राज्य जीत के अमित शाह का समय बड़ा बलवान हो रहा है, टाइमिंग उनका साथ दे रही। और लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जल्द उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। अब यूपी के इस ऑपरेशन का पहला संकेत 2 दिन पहले तब मिला जब अमित शाह ने अपने खास शिष्य, खास चेले केशव प्रसाद मौर्य का कद रातों रात बड़ा कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम यानी एक मंत्री की हैसियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने बिहार में ऑब्जर्वर बना के भेजा। बीजेपी का, एनडीए का एक ऐसी जिम्मेदारी दी जो जिम्मेदारियां राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा जैसे नेताओं को दी जाती है। मौर्य अचानक फर्स्ट लीग में आ गए बीजेपी के लीडरशिप में। और दोस्तों, सच ये भी है कि पटना में नीतीश कुमार की ताजपोशी के अलावा अगर मीडिया का फोकस किसी शख्स, किसी नेता पर था तो वो केशव प्रसाद मौर्य ही थे। और मौर्य के साथ जितने भी मुख्यमंत्री थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हों या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हों या फिर पुष्कर धामी हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हर आदमी अपनी तस्वीरें मौर्य के साथ चाहता था, क्योंकि हवा में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि अब मौर्य ही आंख के तारे हैं मोदी और शाह के। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि गुजरात लॉबी बिना मतलब, बिना मकसद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। यानी जो भी फैसला लेती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो केशव प्रसाद मौर्य का अचानक ये जो प्रमोशन किया गया, अचानक जो कद बढ़ाया गया रातों रात, क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी की ही राजनीति है? क्या केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा की जगह लेंगे? या फिर एक हिडन एजेंडा है जहां अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की कुर्सी देना चाहते हैं और योगी को दिल्ली बुलाना चाहते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान को अचानक मध्य प्रदेश से, भोपाल से दिल्ली बुलाया गया। क्या योगी को भी लखनऊ से दिल्ली बुलाया जाएगा और उनकी जगह मिस्टर मौर्य लेंगे, बीजेपी के चाणक्य के नए चंद्रगुप्त मौर्य? अब ये बात भी सही है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ समय से मोदी, जो नाराज मोदी थे, उनके साथ कहीं ना कहीं एक समझौता कर लिया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। लेकिन ऐसी अंडरस्टैंडिंग योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ डेवलप नहीं कर पाए। दोनों में 36 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा है और हो सकता है ये आंकड़ा आगे भी जारी रहे। इसीलिए चर्चा है सत्ता के गलियारे में कि क्या अमित शाह योगी को उत्तर प्रदेश से हटाकर केंद्र में कोई जिम्मेदारी देंगे, केंद्रीय मंत्री बनाएंगे और यूपी में सारा कंट्रोल अमित शाह अपने हाथ में लेंगे, जिस तरह से राजस्थान में सारा कंट्रोल अमित शाह के पास है। या फिर आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में सारा रिमोट अमित शाह के हाथ में, या फिर छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा की सरकारों का जो रिमोट है, कंट्रोल है, गुजरात लॉबी के हाथ में है। क्या इसी तरह का कंट्रोल चाहते हैं अमित शाह और मोदी उत्तर प्रदेश में, जहां कहीं ना कहीं गहरी जड़ें जमाते चले जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? अब बीजेपी के दफ्तर में पिछले 2 दिनों से जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यानी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बीएल संतोष, सबसे पावरफुल पोस्ट, सीधे तौर पर आरएसएस के अपॉइंटी हैं बीएल संतोष। पार्टी का सारा काम धाम इन्हीं के हाथ में। ये आजकल योगी सरकार की गहरी पड़ताल में लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार हो रही है
बीजेपी के हेडक्वार्टर में। और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो इस बात पर फोकस है कि क्या योगी को हटाने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्या अखिलेश यादव का ये जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित का ये जो नारा है, जिसमें उन्हें अच्छी सफलता कामयाबी मिली पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में, क्या अखिलेश के इस पीडीए की काट की जा सकती है अगर योगी को हटाया जाए, किसी मौर्य ओबीसी फेस को आगे लाया जाए? या फिर अमित शाह का ये जो फैसला है योगी को हटाने का, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पर्सनल रीजंस हैं और ये फैसला भारी पड़ सकता है। मुझे लगता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इन्हीं सवालों का फाइनल असेसमेंट कर रही है, आखिरी आकलन कर रही है। तो दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है, क्या वाकई ऑपरेशन योगी इसको अंजाम दिया जाएगा? अब इस सिलसिले में मैंने केपी मलिक साहब को बुलाया है। उत्तर प्रदेश के बड़े, आप कह सकते हैं, मंझे हुए पत्रकार हैं और एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी के अंदर की हर खबर रखते हैं। लेकिन खासियत ये है मलिक साहब में, खुलकर बोलते हैं, खबर बताते हैं अंदर की, निडर हैं, बेखौफ हैं। ज़्यादातर बीजेपी के जो रिपोर्टर जो बीजेपी कवर करते हैं इतना खुलकर बोलते नहीं, मलिक साहब खुलकर बोलते हैं। इनको सुनिएगा, आज आपको कहीं ना कहीं अंदर जो कुछ बीजेपी में हो रहा है इस वक्त उसकी आपको खबर मिलेगी। और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे। उमाकांत जी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से नहीं जानते, वो उत्तराखंड से जानते हैं, जहाँ के खुद वो रहने वाले हैं। उमाकांत उत्तराखंड से ट्रेल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, रग रग से वाकिफ में बीजेपी की, उनको भी सुनिएगा। और मुझे लगता है कि मेरी बात तो आपने सुन ली, इन एक्सपर्ट्स की बात भी सुनिए। मलिक साहब, भाई 100 की सीधी एक बात, इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि केशव प्रसाद मौर्य का कद अचानक बढ़ा दिया गया है, वो क्या बनने जा रहे हैं, वो तो बात की बात होगी। पहले ये बताइए कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में क्या समझौता हो गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, रिश्ते ठीक हो गए हैं, या रिश्ते जस के तस हैं, तलवारें अभी भी खिंची हुई हैं? मलिक साहब, देखिए दीपक जी, अमित शाह के और योगी जी के जो रिश्ते हैं वो कभी सामान्य हो ही नहीं सकते। ओह, उनमें कभी? कड़वाहट बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल, उनमें कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और अमित शाह जी अपनी उत्तर प्रदेश की हार को कभी भूल नहीं सकते। उनके ओके, ऊपर जो पिछले 11 साल में सबसे बड़ा डेंट लगा है वो उत्तर प्रदेश ही है, जहां लोकसभा की उनके, बात कर रहे हैं जब 33 सीट पर सिमट जी गई बीजेपी। जी 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 जी, बाबा ने जो उनके अश्वमेध घोड़े को थामा था, वो बाबा ने ही थामा था। और याद कीजिए आप, जिस प्रकार से ठाकुरों की पंचायतें हो रही थी और बाबा ने कोने में लाके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तो वो बाबा की ताकत उस तरह की थी जिसने अमित शाह को चुनौती देने का काम किया था। तो दोनों में समझौता होना दूर की कौड़ी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मोदी जी के बीच में और योगी जी के बीच में जो थोड़ी तलखी थी उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। तो इसलिए तलखी बरकरार है। अब यहाँ पे आप जिस प्रकार से केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, केशव मौर्य के और अमित शाह के रिश्ते 2013-14 जब लगातार घूम रहे थे अमित शाह यूपी में, तब के हैं। और दूसरा ये है कि केशव मौर्य के उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओके, प्रचंड बहुमत हासिल किया था। समझ गया, तो समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे सही भी कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर योगी और अमित शाह के बीच में संबंध ठीक नहीं है, और जहां तक मौर्य की बात है तो मौर्य अमित शाह के यस मैन है। अमित शाह जो कहेंगे वो केशव प्रसाद मौर्य करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं, पक्के जी, चेले जिसे कहते हैं। जी, मैं जरा लखेड़ा साहब, आप तो योगी आदित्यनाथ को भी बरसों बरस से जानते हैं। लोग योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से जानते हैं, आप योगी आदित्यनाथ को अपने उत्तराखंड से जानते हैं, तो भीतर तक तो आप हैं, जहां तक योगी जी की बात है। मुझे ये बताइए, क्या ये बात सही है? क्योंकि कल बीएल संतोष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, एक दो दिन पहले योगी के पूरे कार्यकाल को लेकर उन्होंने कई लोगों से इनपुट लिए, और बहस भी चल रही है कि भाई योगी के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, अगर दिल्ली लाएं तो क्या फायदा, या वहां रखें तो क्या फायदा, वहां क्या नुकसान है। क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को अचानक इतना ताकतवर एक स्वरूप दे देना, कि धर्मेंद्र
प्रधान पानी जो है भर रहे हैं उनके आगे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य मूंछों पर ऐसे ताव देके बैठे हुए जैसे नीतीश कुमार के बाद सहदूल्हा यही हैं पूरे फंक्शन के। क्या केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरह से ऑक्सीजन भरी अमित शाह ने, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं, या आपको लगता है मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं? देखिए दीपक जी, जो गुजरात लॉबी के काम करने के जो तरीका है उसको वाइडर टर्म्स में एक व्यापक दायरे में देखना चाहिए। और वो जो शुरुआत करते हैं तो उनको शुरुआत करने का जो उनका तरीका होता है वो मैसेजिंग करते हैं। वो पहले मैसेजिंग करते हैं, तालाब में छोटी सी कंक्रीट डालते हैं, फिर देखते हैं कि तालाब में कितना देर तक वो पानी हिलता डुलता है और कितना वो हिलोरें लेती है। तो ऐसे ही वो उत्तर प्रदेश में कई तरह के वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। लोकसभा मतलब चुनाव पहले आप कह रहे हैं कि कालिया सांभा जाते हैं और वो मुआयना करते हैं और फिर होली में हंगामा होता है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं डालते हैं, उसे देखते जी, हिलोरे लेते, हिलोरे कितनी देर तक पानी हिल रहा है, डुल रहा है। और दूसरा उनका ये है कि एक पेड़ को लगाते हैं, फिर उस पेड़ को हिलाते डुलाते हैं कि कहीं इसने जड़ें तो नहीं जमा ली। और योगी आदित्यनाथ जी को जब वहां भेजा गया, मेरे समझ से 8 साल हो गए उनको, 9 साल हो गए, तब से लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी, मतलब गुजरात लॉबी, मोदी, अमित शाह परेशान है कि योगी ने जड़ें जमा ली, अब इनसे कैसे निपटेंगे। जैसे बिहार की हम 2 महीने की चर्चा के दौरान हमने देखा कि भाई नीतीश कुमार से कैसे निपटे। अब वही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में है कि योगी से कैसे निपटे। अब योगी के चारों तरफ घेरा डालते हैं, फिर योगी इनका घेरा खराब कर देते हैं। तो अब समस्या ये है कुल मिलाकर के कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहां उत्तराधिकार की लड़ाई है। और हम सब लोगों ने कई बार चर्चा की है कि मोदी के बाद कौन। अब मोदी के बाद इन्होंने तो दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की लीडरशिप कोई रखी नहीं है। वो तो अब 80 साल कह रहे हैं कि 2029 के बाद भी मोदी जी बनेंगे। तो सवाल है कि मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। ये तो उत्तराधिकार की लड़ाई है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में। तो सवाल ये कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती है। कॉमन सेंस है, आप भी इस बात को समझते हैं, कॉमन सेंस है ये। एक म्यान में 2 तलवारें रह ही नहीं सकती जी। 2-3 आपने बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इतना इंपॉर्टेंस देके, इतनी अहमियत देके, कहीं ना कहीं टेस्टिंग द वाटर अंग्रेजी में कहते हैं कि थोड़ा सा हवा का मिजाज, यूपी का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। और जो पौधा उन्होंने 2017 में लगाया था योगी आदित्यनाथ के तौर पे, उसने इतनी जड़ें गहरी कर ली हैं, इतनी जड़ी गहरी कर ली हैं कि अमित शाह खुद हिलने लगे उससे। भाई मैं एक चीज जानना चाह रहा था मलिक साहब, चलिए योगी को हटाएंगे नहीं हटाएंगे वो फैसला अमित शाह मोदी को लेना। क्या पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा योगी को लेकर, या पहले भी हो सकता है? इसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो मलिक साहब? कोई आपके पास छनते छनते बीजेपी ऑफिस से जानकारी आई हो, अमित शाह के दफ्तर से मिली हो जानकारी? देखिए दीपक जी, पहले तो आपको ये समझना होगा कि केशव मौर्य को एकाएक इतना क्यों बढ़ा रहे हैं चाणक्य। ठीक है, इसके बढ़ाने का मतलब ये है कि देखिए, ये ओबीसी चेहरा है और इनके साथ एक और यूपी का प्रमुख चेहरा जोड़ा गया है जो पिछड़ों में आता है, जिसको मल्लाह जाति और निषाद जाति से जोड़ के जो साध्वी निरंजन ज्योति की आप बात कर रहे हैं, दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब आप ये कहें कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, केशव मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, या केशव मौर्य को केंद्र में ले आएंगे, या केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना के बाबा को दिल्ली ले आएंगे, इसकी योजनाएं अभी चल रही है कि कौन कहां फिट होता है और क्या किया जाए। क्योंकि इनको तो स्थापित करना ही है, केशव मौर्य को, और बाबा को विस्थापित करना है। तो उसका गुणाभाग चाणक्य कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और बाबा ने जिस तरह का नेटवर्क वहां बना लिया है, उससे अगर आप थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, जैसे बिहार में सारा कुछ साम दाम दंड भेद करने के बाद में भी नीतीश कुमार को आप कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि पिछड़ा, दलित और उनकी जाति का जो कुर्मी और उनका समाज है वो नहीं हटा उनसे।
तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मौर्य और निरंजन ज्योति के माध्यम से पिछड़ा और दलित में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ ना जाके भारतीय जनता पार्टी में बना रहे। ओके। बाबा के नाम पे पिछड़ा और दलित बिदकता है, ये भी आप जानते हैं। यही इसी वजह से समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ा कारण भी एक चाणक्य जान रहे हैं। तो ओके, इसको किस ओके। प्रकार से साधा जाए, इस योजना पे ठीक। काम हो रहा है। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। गणित लगा रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि बिसात बिछी हुई है, अब टाइमिंग जो है, जो टाइमिंग है वो मिस्टर अमित शाह डिसाइड करेंगे। लखेड़ा साहब, मेरा ये कहना है कि अमित शाह 2024 में हटाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि अमित शाह और मोदी खुद ही कमजोर हो गए लोकसभा में, खुद ही बैसाखियों पे आ गए, तो वो फैसला टल गया। लेकिन हरियाणा जीतने के बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद, बिहार जीतने के बाद, प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद अमित शाह की ताकत बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह के लिए अब ये अनुकूल समय, सही समय है, या अमित शाह अभी योगी से पंगा नहीं लेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे, या अभी ऑपरेशन कर देंगे? नहीं, दो तरह की चीजें होती है। या तो बहुत समझा बुझा करके, बैठ करके, काउंसलिंग करके। गुजरात में भी के दो तरीके हैं, काउंसलिंग करके, इधर से उधर से दाव पेच मैसेजिंग करके, और एक उनका ये कि ऑल ऑफ सडनली उनको पता ही नहीं है और पता लगा कि नया चीफ मिनिस्टर वोट ले रहा है। तो इसके लिए गुजरात लॉबी को एक उचित मौके की तलाश होगी। उनको देखना पड़ेगा कि क्या आरएसएस जो है, जो इस समय पूरी तरह, पहले तो शुरुआत 2024 में पूरी तरह 24 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस योगी के साथ थी। आरएसएस को इनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा इस बात का कि उत्तर प्रदेश में जब ये बुरी तरह चुनाव हारे, तो उसमें आरएसएस की सक्रिय भूमिका थी इनको हरवाने में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आरएसएस के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमको तो कोई पूछ नहीं रहा, तो हम क्यों एक्टिव हो जाए? हम तो पर्ची भी नहीं भिजवाए, हमारे कार्यकर्ता पर्ची भिजवाते थे, वो भी हमने घर बिठा दिए। तो सवाल ये कि क्या आरएसएस को कॉन्फिडेंस में लेके, या आरएसएस के थ्रू मैसेजिंग करके, या मोहन भागवत के बहुत अच्छे क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ ने, उनके थ्रू कोई ऑपरेशन करेंगे, जिसको कहते हैं ना कि वो जो क्रांति होगी वो क्रांति खूनी क्रांति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि योगी जो है मामूली नेता नहीं है, हिंदुत्व का चेहरा है और आज की तारीख में सशक्त भी हैं, जड़ें जमा लिए। अमित शाह और मोदी आरएसएस को कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर ही कोई फैसला करेंगे, अगर योगी को दिल्ली बुलाना है या कहीं एडजस्ट करना है। क्या आपको लगता है मलिक साहब, योगी को दिल्ली बुलाया जा सकता है? अगर शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश का चुनाव, हारा हुआ चुनाव जीत जाते हैं लाडली बहना योजना से, जब शिवराज सिंह चौहान जैसा लीडर बीजेपी का, मोदी से भी सीनियर, उनकी जब दिल्ली में ड्यूटी लगाई जा सकती है, दिल्ली बुलाया जा सकता है, क्या योगी को भी बुलाया जा सकता है? ऐसा आपको लगता है? कुछ इस तरह की खबरें आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? 100% दीपक जी, 100% बुलाया जा सकता है। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता लखेरा जी की बात से कि संघ से राय मशवरा करना पड़ेगा। अब संघ को तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे ये। जब आप देखिए नड्डा जी का बयान आया था कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं है, इन्होंने जता दिया है 24 के बाद 4 राज्यों में चुनाव जीत के। देखिए आज आप कितनी भी बात करिए अमित शाह की कि वो शाम दाम दंड और उनसे लोग नफरत करते थे, बिहार में जो करते थे उसको छोड़िए, लेकिन सफलता जिस प्रकार से पाई है उन्होंने 4 राज्यों में, आज उनका सिक्का चल रहा है और ऐसे में वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया, अगर बाबा को वो दिल्ली बुला के उनकी ड्यूटी लगा देते हैं और कमान जो है मौर्य के हाथ में देते हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज अमित शाह बहुत स्ट्रांग है पार्टी में और उनकी बात को मुझे नहीं लगता कि मोदी जी भी काटने की हिम्मत आज की डेट में करेंगे, क्योंकि ये जो 4 गढ़ जीते गए हैं, जहां पे कीचड़ था महाराष्ट्र में और बिहार में और आपके दिल्ली में, उस कीचड़ को साफ करके कमल खिलाने का काम अमित शाह ने किया है। अब उन पर तमाम आरोप आप लगा सकते हैं, शाम दाम दंड भेद के, फलाने दूसरे, लेकिन सफलता हासिल करना, सियासी दल में सफलता हासिल करना। मलिक साहब, एक चीज पूछूं आपसे, मतलब मैं चाहता हूं ये वाला जवाब जो है जहन से नहीं दिल से दीजिएगा। मशीनों का खेल होता है कि नहीं होता है, बताइए। आपको शक होता है कि नहीं मशीनों पे? नहीं, देखिए दीपक जी, बहुत सारी चीजें होती है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये एक वॉर है।
इस वॉर में अगर अमित शाह कर रहे हैं तो ये वॉर है, युद्ध है, इसमें किसी भी कीमत पे आपको जीतना है। खाली मतलब मशीनों युद्ध में और क्यों प्यार होता में है? सब जायज। बिल्कुल, आप खाली मशीनों में क्यों कर रहे लव हैं? एंड वॉर। चलिए साहब, बिल्कुल एवरीथिंग इज बिल्कुल फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, कुछ भी कर सकते हैं, सारा खेल कर सकते हैं। बहरहाल एंड रिजल्ट ये है कि साहब हमारे दोनों पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से, जिस तिगड़म से मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिस तिगड़म से हारे हुए हरियाणा को जीत लिया, मिट्टी में जो मिल गया था महाराष्ट्र बीजेपी के लिए, वहां से मिट्टी से जो है उन्होंने सोना उगाल दिया, रिकॉर्ड जीत दर्ज करी महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली जीत लिया केजरीवाल से, और बिहार में झंडे गाड़ दिए। अब जो भी इसके पीछे जादू है, ये तो जब सरकार बदलेगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, मलिक साहब की आएगी, तब पता लगेगा हमें। जब सीबीआई बैठेगी, जांचें होंगी, तब पता लगेगा किसका खेल हुआ था। तो ये तो अभी हमारे दोस्तों हमारे हाथ में नहीं है, ये जो जांचें हैं बाद में पता लगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि ऑपरेशन उत्तर प्रदेश किसी भी पल शुरू हो सकता है, जिसका पहला संकेत हमको केशव प्रसाद मौर्य के बढ़ते हुए कद से पता लगता है। वो केशव प्रसाद मौर्य जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, आज अचानक बिहार में नीतीश कुमार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नेता माने गए। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के प्रभारी, बीजेपी के, उनको किनारे कर दिया। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री, इनको किनारे कर दिया, और अपने अध्यक्षता में एस ऑब्जर्वर सम्राट चौधरी को चुना। उसके बाद एनडीए की भी मीटिंग में वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स थे। तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आगे क्या होने जा रहा है, क्या वाकई योगी को हटाया जाएगा, दिल्ली बुलाया जाएगा, ये हमें देखना होगा। मलिक साहब और लखेड़ा साहब ने एक संकेत तो दे दिए कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मलिक साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और खुलकर बात करी। और ऐसा कोई, मैंने बहुत कम निडर व्यक्ति हैं जो ये भी कहें बीजेपी की रिपोर्टिंग भी करे और ये भी कहते हैं हाँ साहब मशीनों का खेल भी हो सकता है। ये बड़ी बात आपने कही। लखेड़ा साहब आपके तजुर्बे को भी सलाम है भाई, पुरानी बातें आप फिर से ताजा कर देते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।